बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 9 की केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, टू ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स का मतलब होता है प्लेस। जो आपके पास एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो टाइम टू टाइम आपके पास पेश की गई डिफरेंट रिसर्चर्स की तरफ से, जिसमें लॉ ऑफ ट्राइड्स आया, लॉ ऑफ ऑक्टेट आया। उसके बाद डिमिट्री मेंडलीफ ने एक एटॉमिक टेबल को जो है वो पुट फोर्थ किया, जो कि जिसके अंदर तकरीबन उसने 65 एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। अब एटॉमिक मैसेज की बेस पर जब उसने एलिमेंट को डिस्कवर किया तो उसने ये देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, जहाँ पे इसलिए उन्होंने उसकी डिस्कवरी के लिए गैप छोड़ दिए। जहाँ पे आपके पास वो एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद उस जगह के ऊपर वो एलिमेंट्स जो हैं वो प्लेस हो सकते थे। अब उस जो डिमिट्री मेंडलीफ का एटॉमिक टेबल था वो बेस कर रहा था एटम्स के एटॉमिक मास के ऊपर। आस्ता आस्ता आपके पास जो केमिस्ट्री के अंदर स्टडीज़ होती गई तो आपके पास एक नया एटम डिस्कवर हुआ जिस एक ही एलिमेंट का जो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी थी आपके पास पहले, उसके मुताबिक या जो रदरफोर्ड और बोहर की थ्योरीज थी, वहाँ पे एक एलिमेंट के जितने भी एटम थे वो सारे के सारे वो आइडेंटिकल थे, यानी कि वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं थे। सब उनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम थे। लेकिन आपके पास जब आगे फर्दर स्टडीज़ हुई तो हमें ये मालूम हुआ कि एलिमेंट्स के कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बाकी एटम से डिफरेंट होते हैं। तो जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास उस एटम का जो एटॉमिक मास है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। अब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था वो बेस कर रहा था एटॉमिक मासेस के ऊपर। अब अगर आपके पास एक एलिमेंट है उसके एक से ज़्यादा एटॉमिक मास हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल के अंदर उस एक ही एलिमेंट को एक से ज़्यादा जगह देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे अब प्रॉब्लम पेश आया मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटॉप की डिस्कवरी के बाद। आइसोटॉप आप किसे कहते हैं? आइसोटॉप आप एक ऐसे एटम को कहते हैं आइसोटॉप्स जिनका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर उसी सेम एलिमेंट के जो एटम्स दूसरे होते हैं उनमें से जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं एटम्स के, लेकिन सेम एलिमेंट के जो एटम है वहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। अब ये जो आइसोटॉप्स हैं उनको नाम दिया गया आइसो मीन सेम और टॉप्स इन प्लेस का मतलब ये कि अब जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर आपने एक ही एलिमेंट को डिफरेंट जगह देने पड़नी थी अगर आप उसको कंटिन्यू करते ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो वहाँ पे अब आपको डिफरेंट प्लेस असाइन करनी पड़ती थी, लेकिन जो आपके पास आइसोटॉप्स हैं क्योंकि वो एक सेम ही एलिमेंट के हैं तो ये करना मुश्किल था, नामुमकिन था कि आप एक ही एलिमेंट को डिफरेंट प्लेसेस अलॉट करें। तो उनको सेम प्लेस ही देनी थी, इसलिए आपने उन एटम्स को नाम दिया आइसोटॉप्स का। आइसोटॉप्स 2 या 3 आइसोटॉप्स एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। इस जो प्रॉब्लम था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का, इसको दूर किया मोज़ले ने 1913 के अंदर अपना एक पीरियोडिक टेबल प्रपोज़ किया जिसमें उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब क्योंकि आइसोटॉप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है इसलिए अब ये ज़रूरत पेश नहीं आई कि आप एक ही एलिमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा वहाँ पे मेंशन करें। तो आपके पास अब जो ड्रॉबैक था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का वो मोज़ले ने दूर कर दिया, और अभी तक जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोज़ले का ही चलता हुआ आ रहा है, जिसके अंदर हम एटम्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब जो आइसोटॉप्स होते हैं ये बहुत से एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स डिफरेंट है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं। आइसोटॉप की जो एग्जिस्टेंस है वो भी डिफरेंट होती है। कुछ आइसोटॉप ऐसे जो होते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा होती है बाकी आइसोटॉप्स के अंदर, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है। आपको पता है हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम के अंदर, लेकिन हाइड्रोजन के 2 और टाइप्स भी हैं एटम्स की। एक एटम की टाइप ऐसी है जिसके अंदर एक प्रोटॉन है आपके पास और एक न्यूट्रॉन भी है, एक प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन भी है। थर्ड टाइप ऐसी है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अब अगर आप इन तीनों के आप एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर देखें
तो एटॉमिक मास इसका 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन वाले का आपके पास जो एटॉमिक मास है वो 1 बनता है और जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 बनता है। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन तो 1 है, यानी कि एटॉमिक नंबर आपके पास 1 है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाए क्योंकि 2 प्रोटॉन्स हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो एटॉमिक मास जो है अब यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। इस वाला जो ये जो आपके पास इसका आइसोटॉप है, इसके अंदर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो 1 प्रोटॉन की वजह से एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन जो आपके पास एटॉमिक मास होगा वो 2 हो जाएगा। अब ये तीनों जो एटम हैं, ये तीनों एटम हाइड्रोजन के ही हैं। फ़र्क क्या है कि एक एटम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं, एक एटम के अंदर 1 भी न्यूट्रॉन नहीं है और एक एटम के अंदर 1 न्यूट्रॉन है। तो ये जो आपके पास कंडीशन है इसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स। ये तीनों एटम्स एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। आप इन तीनों जो आइसोटॉप्स हैं इनको डिफरेंट नाम दिया गया है। ये आपके पास जो फर्स्ट वाला है जिसके अंदर सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है उसे नाम दिया गया प्रोटियम का। जो 1 न्यूट्रॉन वाला जिसका एटॉमिक नंबर 2 है उसको नाम दिया गया ड्यूट्रियम का। और जो 3 एटॉमिक मास वाला है उसको नाम दिया गया ट्रीटियम का। तो ये आपके पास 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन गैस के या हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 डिफरेंट आइसोटॉप्स, यानी हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है वो इन 3 डिफरेंट एटम्स के तौर पे एग्जिस्ट करता है। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एग्जिस्ट करते हैं एटम वो आपके पास प्रोटियम है और उनकी एग्जिस्टेंस तकरीबन आपके पास आ रही है। जो प्रोटियम है अब जो एग्जिस्टेंस है आपकी सबसे ज़्यादा जो एग्जिस्ट करता है एटम इन तीनों में से वो प्रोटियम है। तकरीबन 99% हाइड्रोजन जो है आपके पास वो एग्जिस्ट करती है इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटियम, और जो बाकी 1% है वो डिवाइड हो जाता है इन ट्रीटियम और ड्यूटियम के अंदर। इस तरह हाइड्रोजन के अलावा अब आपके पास जो एटम्स होते हैं आइसोटॉप्स होते हैं, अब क्योंकि इनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो क्योंकि इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनका तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम ही होंगी, लेकिन जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन तीनों की डिफरेंट होंगी, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो तीनों का डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे एक टेबल के अंदर आपको हाइड्रोजन जो है उसके बारे में बताया गया है। अब हाइड्रोजन जो आपको पता है वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है H2O। तो ये जो आपके पास आमतौर पे वाटर है उसे हम जो बनाते हैं वो ये प्रोटियम वाला हाइड्रोजन होता है जो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है। अगर ड्यूट्रियम वाला हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन करे ऑक्सीजन के साथ तो उससे जो पानी बनता है उसे हम कहते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हैवी एटम ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हुआ है इस वाटर को बनाने के लिए। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट आपके पास जो ऑर्डिनरी वाटर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, लेकिन जो आपके पास हैवी वाटर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 3.81 डिग्री सही होता है। इसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट है आम पानी का 100 डिग्री होता है, लेकिन हैवी वाटर का 1 और 1.2 डिग्री होगा बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी का जो डिफरेंस है वो भी होता है 25 डिग्री या रूम टेम्परेचर के ऊपर। ऑर्डिनरी वाटर की डेंसिटी तकरीबन आपके पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, लेकिन जो हैवी वाटर होता है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड अबाउट होती है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि आपके पास जो एग्जिस्टेंस है आइसोटॉप्स की वो डिफरेंट होती है। एटम्स के अंदर, एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं जो जिनका एटॉमिक मास डिफरेंस है उनकी एग्जिस्टेंस डिफरेंट है। हाइड्रोजन में आपके पास 99.99% प्रोटियम है, 0.0015% ड्यूटियम है, और ट्रीटियम जो है ये रेडियो एक्टिव है। जो ट्रीटियम आपके पास है ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसकी एग्जिस्टेंस बहुत रेयर होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा कार्बन के आइसोटॉप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कार्बन जिसे हम कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन 12 के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन 13 के अंदर 7 न्यूट्रॉन्स हैं, और जो आपके पास कार्बन 18 है उसके अंदर कार्बन 14 है उसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तीनों कार्बन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का फ़र्क है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। यहाँ पे भी आपके पास जो कार्बन आ रही है, अब जो आप एलिमेंट को या एटम को सिंबल करते हैं वो इस तरह करते हैं कि एटम का सिंबल लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक मास। तो आगे बाद कार्बन के 3
आइसोटॉप बनेंगे वो इस तरह आ जाएंगे, C612, C613 और C614। ये जो आपके पास कार्बन है इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 7 है, और जो कार्बन C14 है इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इन तीनों आइटम की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन आर ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक एक्सेप्ट सॉलिड। अब आपको पास जैसे कार्बन, एक आपके पास चारकोल की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, चारकोल जो होता है वो भी प्योर कार्बन होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो एक आपके पास कार्बन होता है जो ग्रेइश कलर का होता है, जैसे ग्रेफाइट है आपके पास, वो भी प्योर कार्बन से मिलके बना है, लेकिन वो जो है वो ग्रे कलर का होता है। फिर आपके पास डायमंड भी आ जाता है, वो भी कार्बन के एटम होता है, लेकिन उसका कलर जो है वो आपको पता है शाइनी वाइट होता है। वाइट तो नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है जैसे, क्योंकि उसके अंदर से लाइट पास हो जाती है। तो दे आर, और अब ये जो कार्बन जितने भी आपके पास आइटम्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्डरलेस हैं, टेस्टलेस हैं। दे हैव, अब यहाँ पे आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इन दोनों का, तीनों का आपस में डिफरेंट होगा। अब कार्बन के पास जो, जिस तरह कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, इसी तरह क्लोरीन जो है आपके पास उसके 2 आइसोटॉप्स हैं। क्लोरीन आपको पता है उनका एटॉमिक नंबर जो आपके पास है, एटॉमिक मैस जो है वो 35 होता है। नॉर्मल क्लोरीन जो हम हर जगह यूज़ करते हैं उसका एटॉमिक मैस हम लिखते हैं 35.5। लेकिन क्लोरीन का एक और आइसोटॉप एग्जिस्ट करता है जिसे क्लोरीन 37 कहते हैं, यानी उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं नॉर्मल क्लोरीन से। वैसे तो इनके अंदर 17 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जो 37 वाला होता है इसके अंदर आगे पास 18 न्यूट्रॉन्स होंगे। एन एटम ऑफ क्लोरीन 37 हैज़ 17 प्रोटॉन्स, 20 न्यूट्रॉन्स। अब जो 17 वाला आपके पास है, 37 वाला, उसके अंदर 20 न्यूट्रॉन्स हैं। जो आपके पास नॉर्मल क्लोरीन है 35 वाला, उसके अंदर 18 न्यूट्रॉन्स हैं। इनकी जो एग्जिस्टेंस आपके पास आ रही है, 75% क्लोरीन जो है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन 35.5 एग्जिस्ट करती है, और बाकी 25% जो है वो एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन 37। अब इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे डिफरेंस है। क्लोरीन इज कलरलेस येलो गैस, ग्रेइश येलो गैस विथ शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल, इट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। जो क्लोरीन गैस है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है, इसके जो पंजेंट स्मेल होती है, चुभती है इसकी स्मेल, और इसका ग्रेइश येलो कलर होता है। और क्लोरीन की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर भी तकरीबन ठीक है, फेयरली सॉल्युबल है। आगे चलते हैं हम। अब आइसोटॉप, जैसे मैंने आपको बताया कि हर आइसोटॉप की अपनी एग्जिस्टेंस है। किसी एटम के अगर 3 आइसोटॉप्स हैं तो तीनों एटम जो हैं, जो तीनों आइसोटॉप्स हैं, उनकी एग्जिस्टेंस डिफरेंट होगी। जैसे हाइड्रोजन के अंदर प्रोटियम 99% है, ड्यूट्रियम आपका 0.0135% है, और ट्रीटियम जो है वो रेयरली एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो आपके पास जो है वो रेडियो एक्टिव है। इसी तरह अब आपने जो एटम्स का हम जब मैस फाइंड करते हैं, अब क्योंकि मैस ऑफ एटम क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स आ गए जिनका मैस डिफरेंट है, तो हम फिर जो एटॉमिक मैस फाइंड करते हैं उसको, जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो हम उसके अंदर एग्जिस्टेंस को भी काउंट करते हैं, और तीनों आइसोटॉप्स के मैस प्लस उनकी एग्जिस्टेंस को काउंट करके फिर हम एक जर्नल जो है या एवरेज एटॉमिक मैस जो है वो एक्टिविटी नंबर 2.3 में पूछा गया आपसे। यूरेनियम हैज़ 3 आइसोटॉप्स, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। अब इन तीनों की एग्जिस्टेंस आपको बताई है। 234 जो है वो 0.006% है, 235 जो है वो 0.72% है, और जो यूरेनियम 238 है उसकी एग्जिस्टेंस है 99%। तो पूछा आपसे ये गया है कि आपने यूरेनियम 234, 235 और 238 के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बताने कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का तरीका आपको मैंने शुरू में जो चैप्टर 1 हमने स्टडी किया उसमें बताया था एटॉमिक मैस के टॉपिक के अंदर। जो एटॉमिक नंबर आपका होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को, और हर एटम के अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। जो आपके पास नॉर्मल एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। जो एटॉमिक मैस होता है आपके पास वो होता है आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस
न्यूट्रॉन्स। तो अगर अब आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, या फिर अगर आप एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को माइनस करें तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहली आपके पास ब्लैंक दी गई है, यूरेनियम 235 हैज़ डैश नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर इसका 92 है, तो इसका मतलब है 92 प्रोटॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 92 होंगे। अब 234 में से 92 को आप माइनस कर दें, यानी एटॉमिक मास के अंदर से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को माइनस करें तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, जो कि तकरीबन 142 बनते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटॉप्स के अंदर आप ये बात ज़हन नशीन कर लें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का फ़र्क होता है। तो इन तीनों में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, 92 92 92। जो आपके पास आइसोटॉप है 235, इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 143, और जो आइसोटॉप्स है 238, इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे 145 146। तो आगे पास आपने यहाँ पे देखा कि एटम जो हैं, आइसोटॉप जो हैं आपके पास, उनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम आ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जो कि पेज नंबर जो आपकी बुक का है 35, उसमें यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स के ऊपर लिखा हुआ है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, देयरफॉर आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने देखा हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो कि आप रिएक्शंस के वक्त आपको पता लगता है कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब क्योंकि रिएक्शंस के अंदर न्यूट्रॉन्स पार्ट ही नहीं लेते, उनका कोई लेना देना नहीं है रिएक्शन के साथ, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तमाम आइसोटॉप्स की सेम होती है, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए हर आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, लेकिन उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। अगर आप आइसोटॉप्स के दरमियान डिफरेंस देखें तो वहाँ पे दो मेन डिफरेंसेस हैं। एक तो आपके पास आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंस होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आइसोटॉप्स के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दूसरा, आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंस होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दी आइसोटॉप्स, तो सिमिलैरिटीज़ में आप ये कह सकते हैं कि आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। और डिफरेंसेस में आप ये कह सकते हैं कि आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये जितने भी आइसोटॉप्स हैं, अब इन आइसोटॉप्स के कुछ यूजेस हैं जो आपके पास ख़ास तौर पे मेडिकल, जो आपके पास मेडिसन है, इसके अंदर या मेडिकल के फील्ड के अंदर आइसोटॉप्स के बहुत ज़्यादा यूजेस आपको नज़र आते हैं, जिसमें आपके पास पहला यूज़ लिखा हुआ है यहाँ पे रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है। आयोडीन का जो आइसोटॉप्स है 131, जो कि रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, उसको आप यूज़ करते हो फॉर ट्रीटिंग थायराइड प्रॉब्लम्स। जो थायराइड ग्लैंड होते हैं आपके अंदर, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए फिर आप आयोडीन 131 यूज़ करते हो, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। इसके बाद सोडियम 24, सोडियम के जो आपका नॉर्मल सोडियम होता है उसका एटॉमिक मास होता है 23, तो सोडियम 24 जो आइसोटॉप है आपका सोडियम का, उसको आप यूज़ करते हो जो ब्लड के फ़्लो है उसको देखने के लिए कि आपके वेन्स के अंदर कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही है, कहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं कर रहा और कहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए। आयोडीन 123, आयोडीन 131 जो है वो आप यूज़ कर रहे हो थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। आयोडीन 123 को यूज़ करते हैं हम ब्रेन की इमेजेस के लिए, जैसे MRI स्कैन होता है, कैट स्कैन होता है, इन स्कैन्स के अंदर जो हम यूज़ करते हैं चीज़ ब्रेन की इमेजेस फाइंड करने के लिए, वो आयोडीन 123 आइसोटॉप है। कोबाल्ट 60 इज़ कॉमनली यूज टू इरिडेट कैंसर सेल्स इन दी होप ऑफ किलिंग और श्रिंकिंग द ट्यूमर। तो जब आपके पास अर्ली स्टेज का कैंसर होता है तो उसका ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए हम कोबाल्ट 16 यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60 जो है वो रेडियो एक्टिव है, तो उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको आप यूज़ करते हो उस ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए या श्रिंक करने के लिए। कार्बन 14 जो है, अब कार्बन 12 होता है नॉर्मल, फिर 13 और 14, जो कार्बन 14 है वो भी रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, इसको आप यूज़ करते हो टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसेंसिस। पौधों के अंदर जो आपके पास फोटोसेंसिस होती है उसको स्टडी करने के लिए कार्बन 14 यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, जो उनके अंदर से रेडिएशन निकलती हैं उनको हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए। जैसे सल्फर 35 हैज़ बीन यूज्ड
इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ थायोसल्फेट। जो थायोसल्फेट का आयन है इसका स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए जो आप रेडियो आइसोटॉप यूज़ कर रहे हैं वो है सल्फ़र 35। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर आल्सो यूज टू स्टडी दी मैकेनिज़्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मैकेनिज़्म है आपके पास केमिकल रिएक्शन की, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन अक्कर होता है, उसको स्टडी करने के लिए भी आप रेडियो आइसोटॉप यूज़ करते हो। रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज टू डेट। अब जो आपके पास रॉक्स मिलते हैं, आपको फॉसिल्स मिलते हैं, उनके अंदर हम कार्बन का जो रेडियो आइसोटॉप है उसकी क्वांटिटी को स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये जो आपके पास रॉक है ये कितना पुराना है। तो रेडियो आइसोटॉप आपके पास कार्बन डेटिंग के लिए या फिर प्री हिस्टोरिक जो चीज़ें होती हैं उनकी एज को फाइंड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इधर आपको एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। कार्बन 14 इज़ यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस। Carbon atoms circulate between oceans and the living organism at the rate very much faster than the decay. As a result, the concentration of carbon 14 in all the living things keep on increasing after death. Organisms no longer pick up C14 by the comparing the activity of the simple skull. यानी कि अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो कार्बन 14 है आपके पास, जो कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है कार्बन 14, उसको आप यूज़ करते हो उन चीज़ों की एज फाइंड करने के लिए जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है। जैसे हम इंसानी बॉडी है, ये हम कार्बन बेस लाइफ फॉर्म्स हैं। तो आप अगर आपके पास कोई बोन आपको मिलता है, कोई स्कल आपको मिलता है या कोई फॉसिल आपको मिलता है, अगर आपने उसकी एज फाइंड करनी है तो उसकी एज फाइंड करने के लिए हम कार्बन 14 की क्वांटिटी को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बन एटम सर्कुलेट बिटवीन ओशंस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट अ रेट वेरी मच हायर दैन देयर डीके। अब जो कार्बन की हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन 14 जो है वो सर्कुलेट करता है। कार्बन के जो एटम्स हैं वो लिविंग थिंग्स है, ओशन में भी आगे पास लिविंग थिंग्स हैं, तो हर तरफ कार्बन है। तो कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जल्दी ज़्यादा होती है बजाय इसके कि वो कम हो, क्योंकि उसका रेट ऑफ डिके वो स्लो है। तो आपने जब भी कोई चीज़ मिलती है आपको और अगर आपने उसकी एज फाइंड करनी है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि उसके अंदर हम C14 को स्टडी करते हैं बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल ऑफ द स्कल विद द एक्टिविटी ऑफ द लिविंग टिश्यू। यानी कि अगर आप सपोज आपको एक ह्यूमन बॉडी मिली, ह्यूमन स्कल मिला है, तो आप ये देखेंगे जो आपके पास नॉर्मल ह्यूमन स्कल है उसके अंदर C14 की क्वांटिटी क्या है, और जो आपके पास जो स्कल आपको मिला है उसके अंदर C14 की क्वांटिटी क्या है। तो इनकी क्वांटिटी को कंपेयर करके आप फिर फाइंड कर सकते हैं कि वो जो फॉसिल आपको मिला है उसकी एज क्या होगी। तो ये जो था आपका टॉपिक आइसोटॉप्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस का। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह पढ़ना है। आइसोटॉप्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उसके अलावा आइसोटॉप्स के जो यूजेस हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तकरीबन हर एग्ज़ाम में आपके पास आइसोटॉप के यूजेस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।